हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है हमारी 6th क्लास है और चैप्टर नंबर 7 हम लोग देख रहे हैं। हमारे अतीत हमारी पुस्तक है हिस्ट्री, हम लोग उसको देख रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 7 में अशोक एक ऐसा अनोखा सम्राट जिसने युद्ध करना आपका त्याग कर दिया। पहले लेक्चर के अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने अशोक के जीवन काल के विषय में पढ़ा कि अशोक किस आपका वंश से संबंधित थे, उनकी वंशावली के क्या थी, कौन कौन से उन्होंने छोटे मोटे जो काम किए हैं हमने उसको देखा। अशोक के कुछ आपके महत्वपूर्ण नगरों को हमने देखा, कुछ उसके अभिलेख थे, आपके शिलालेख थे जिनको हमने मानचित्र के माध्यम से वहां उनको पढ़ा और उनको जाना और उनको समझा। साथ ही में बच्चों हम लोग एक उनके बेसिक आपकी जो उनकी चीजें थी, जो उनकी उपलब्धियां थी, हमने उनको भी पढ़ा और बेसिक आपका जो उनका परिचय था, सामान्य आधारित परिचय, हमने उसको भी देख लिया था। आज के जो हमारा आपका लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग आपका देखेंगे कि जो अशोक है एक ऐसा अनोखा सम्राट क्यों था, उसके विषय में पढ़ेंगे। आखिर में क्यों कहा, जो हमारे इतिहासकार है अशोक को अनोखा सम्राट क्यों कहा, उसके विषय में हम लोग अपनी जांच पड़ताल करेंगे। अतीत के बारे में देखेंगे। अतीत का मतलब होता है बच्चों पास्ट, और पास्ट का ही संबंध होता है आपके इतिहास से, क्योंकि अगर हम लोग कुछ अपने पास्ट का अध्ययन कर रहे हैं तो वो किस में जाता है, इतिहास में जाता है। तो हम लोग अशोक एक अनोखा सम्राट है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे सभी बच्चों ने सारे लेक्चर को बहुत अच्छे से रिवीजन करा होगा और कोई आपका डाउट है किसी प्रकार का, कोई आपका प्रश्न है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न बच्चों हम तक भेज सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, अपने लेक्चर के अंतर्गत हम लोग आपका बात करने वाले हैं अशोक एक अनोखा सम्राट। ठीक, अशोक के विषय में हम लोग पढ़े कि मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक था, बिंदुसार का पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे अशोक। ये इतनी वंशावली के विषय में हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध आपके शासक थे। क्या थे बच्चों? मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध जो शासक थे वो थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। मतलब पहला कैसा था शासक? जिस शासक ने अपने क्या लिखवाए, अभिलेख। अभिलेख क्या होता है बच्चों? पत्थर पर, ताम पत्र पर अपना कुछ लोगों से जो जन संवाद है वो करने के लिए कुछ स्क्रिप्ट, कुछ भाषा, कुछ संदेश आपका पत्थरों पर लिखवाया और लोगों तक वो संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अब देखिए, अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। अब देखिए, जो भी अभिलेख हैं उनकी भाषा कैसी है आपकी? प्राकृत भाषा है। देखिए, प्राचीन समय में पाली प्राकृत ये भाषा आम रूप से प्रचलित थी, पाली और आपका प्राकृत। ठीक है, और संस्कृत को आप ऐसे मानिए जैसे कि आज की तारीख में आप इंग्लिश को पढ़ते हैं। उस समय में आप ट्रेडिशनल देखिए, जो मेन भाषा थी आम लोगों के बाल चाल की, वहां के लोगों की, और प्राकृत और पाली ही थी। और लिपि कौन सी थी आपकी? ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था। अगर कोई आपको शिलालेख मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं तो आपको चित्र में दिखाऊंगा कि कैसे वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और किस लिपि को हम लोग आपका ब्राह्मी लिपि कहते हैं। अगर आप लोगों ने देहरादून जिले में कालसी नामक स्थान पर अशोक का एक आपका शिलालेख है, अगर आप लोगों ने देखा हो, बहुत बच्चों ने शायद आपका देखा भी हो, तो आप एक बार कालसी शिलालेख को, अभिलेख को देखने का जरूर मौका मिले तो आप उसको देखिएगा, उसको पढ़िए और समझिए। देखिए कि आपका किस प्रकार से उस समय अशोक लोगों को अपने बारे में जो अपना भाषण है, अपना संदेश है, वो लोगों को आपका पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक, ताकि राजा और जनता के बीच में एक संवाद की स्थिति बन सके, लोगों को लगे कि हाँ, उनका राजा दूसरों से अलग है, उनके लिए आपका हित ही सोचता है, इस सब चीजों में। तो कौन सी भाषा में लिखे हैं आपके? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। आगे देखिए थोड़ा सा इसमें, क्योंकि बड़ा ही आपका महत्वपूर्ण होने वाला है। कलिंग युद्ध का वर्णन
करता हुआ अशोक का अभिलेख। कह रहे कलिंग युद्ध हुआ था, और कलिंग मैं आपको जगह दिखाया हूं, आपका उड़ीसा में मैं आपको दिखाया हूं कलिंग। और एक ही ऐसा अभिलेख है जो क्या करता है, कलिंग युद्ध का आपका वर्णन करता है। चलिए मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको सबसे पहले कलिंग दिखा दूं कि कलिंग कहाँ है। क्योंकि जब हम लोग आपका मानचित्र देख रहे थे, उस मानचित्र के अंतर्गत मैंने आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई थी। देखिए, ये देखिए, ये है आपका कलिंग। सारे बच्चे इंपॉर्टेंट करके ध्यान से देखिए। वर्तमान का जो आप देखिए, जो आपका उड़ीसा राज्य है, कौन सा, जो आपका उड़ीसा, जो आपका राज्य है, ओडिशा बोलते हैं, ओ बनता है। अब बहुत सी जगह इसे ऐसा भी लिखा बनता है, उड़ीसा। ठीक, ध्यान देना है आपको। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए। तो क्या है वर्तमान का ओडिशा, ये है आपका कलिंग क्षेत्र, ध्यान रहेगा। साथ में और देखिए बच्चों का, थोड़ा सा और दिखा देता हूं आपको ताकि आपकी जानकारी स्पष्ट हो जाए। थोड़ा यहां देखिएगा, पाटलिपुत्र ये इसकी राजधानी है, उज्जैन, और ध्यान दीजिए ये रहा आपका तक्षशिला। और अभी हम कालसी की बात कर रहे थे, ये देखिए ये रहा कालसी, ये हमारे उत्तराखंड राज्य में ही है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में कालसी। क्लियर है, ध्यान रहेगा। मौका मिले तो कभी आप लोग जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं। तो आप लोगों को कालसी पता लगा, ठीक है, और कलिंग आपको जगह मिल गई एग्जैक्टली उड़ीसा में वर्तमान में आपका राज्य है। और इस समय क्या हुआ था, अशोक ने आपका कलिंग युद्ध किया था, आपकी कलिंग आपकी विजय की थी, और बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा था ये अशोक का। और इसी युद्ध ने अशोक के जीवन में एक बहुत बड़ा आपका परिवर्तन किया। और वो परिवर्तन को हम लोग आपका पढ़ रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि जो अशोक है वो क्या है, एक अनोखा शासक है या आपका सम्राट है। देखिए, आपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बताया, कर क्या बोलने की अशोक है, उसने अपने अभिलेख में यह बताया है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। वो कह रहे जब मैं राजा बना, तो आपका राजा बनने के 8 साल के बाद क्या करता है वो आपका बच्चों, अपनी कलिंग विजय करता है। कलिंग उड़ीसा, ध्यान रखना। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग आपके मारे गए। देखिए कितनी बड़ी बात है, 1.5 लाख लोगों ने बंदी बनाया, और 1 लाख लोग से भी ज्यादा लोग आपका मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ, क्योंकि आप कह रहे जब इतने लोग मारे गए, इतने लोग बंदी बनाए गए, तो इससे मुझे क्या हुआ, अपार दुख हुआ। क्यों हुआ उसको ऐसा दुख, आइए इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं। अगर कोई आपका स्वतंत्र देश है और जब कोई देश को जीतता है तो क्या होता है, लाखों लोग ऐसे हैं जो आपके मर जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, इसमें ब्राह्मण और सवर्ण भी मारे जाते हैं, इसमें हर वर्ग का व्यक्ति मारा जाता है। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने परिजनों को खो देते हैं। कह रहे हैं जो लोग अपने सगे संबंधी से बहुत प्यार करते हैं और जो अपने मृतकों के लिए बहुत बड़े बाप के दयावान होते हैं, वो सब क्या होते हैं, इस युद्ध में आप या तो मारे जाते हैं या जो उनके प्रियजन हैं उनको वो खो देते हैं। ठीक, इसलिए मुझे पछतावा हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, पछतावा, पश्चाताप। ठीक, अब मैं अपने धर्म पालन करने और दूसरों को इसी शिक्षा देने का निश्चय करूंगा। एक शब्द आया है धम्म, बड़ा इंपॉर्टेंट है। धम्म जो है आपको पता लगेगा, धम्म आपकी बौद्ध शिक्षा है। धम्म क्या है, आपकी बौद्ध शिक्षा। तो अशोक क्या निश्चय कर रहे हैं बच्चों, कि मैं क्या करूंगा, आज से धर्म का पालन करूंगा और दूसरों को शिक्षा देने का आपका निश्चय करूंगा। मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। कह रहे कि मेरा ऐसा मानना है कि धर्म का मतलब होता है आचरण। क्या होता है बच्चों, इसे
धम्म का मतलब क्या होता है बच्चों? आचरण। कि मैं लोगों को दिल में कैसे जीतूंगा? आचरण से। और बल किससे नहीं जीतना? ये कह रहा है कि बलपूर्वक जीतने से अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करा रहा हूं, यानी कि उसको लिखवा रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। और वो क्या चाह रहे हैं कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके बाद मेरे पोते और मेरे बेटे भी क्या ना करें? युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। धर्म मतलब आचरण। आचरण मेन बात कर रहे हैं आचरण की। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ? ठीक, अभी हमारे सामने प्रश्न है कि कैसे कलिंग का युद्ध हुआ और कलिंग का युद्ध होकर कैसे हम लोगों को क्या हुआ? ठीक, वहां आपका परिवर्तन। अब देखिए, धर्म शब्द संस्कृत के धर्म का आपका प्राकृतिक रूप है और धर्म का मतलब होता है आचरण। ठीक, आगे देखिएगा थोड़ा सा। देखिए, अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। देखिए, किसका नाम है? ओडिशा का प्राचीन नाम है कलिंग। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबे को देखकर युद्ध की वितृष्णा हो गई। उसने निर्णय लिया कि वह भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेगा। यानी कि जब उसने लोगों को मरा कटा देखा, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट देखा, तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा हृदय परिवर्तनशील हुआ और उसने निश्चय किया कि मैं कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा। और देखिए, आप जब बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे तो आपको और विस्तृत से इसके विषय में जानकारी मिलेगी कि अशोक जब आपका कलिंग युद्ध करता है तो कलिंग युद्ध करने के पश्चात वो सबसे पहले आप प्रारंभ में बहुत खुश होता है कि उसने कलिंग को जीत लिया, क्योंकि उस समय कलिंग जीतना, ये मानिए कि जितना भी आपका साउथ वेस्ट एशिया से जो भी आपका ट्रेड होता था वो आपका कलिंग के रास्ते ही होता था। सारा जो कोस्ट था, पूरा सारा कोस्ट था, ये उड़ीसा का पूरा तटवर्तीय क्षेत्र से ही आपका व्यापार जो था अन्य राज्यों में आपका जो था संपन्न होता था। उसने जीत लिया। लेकिन जब उसने देखा कि कितने लोग मारे गए, कितनी औरतें विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, अपने प्रियजनों को खो दिया, तो ये सब देखकर उसका मन बहुत विचलित हो गया और उसने निश्चय किया कि वो कभी भविष्य में आपका युद्ध नहीं करेगा। अब देखिए, अब हम बात कर रहे थे बहुत देर से धम की कि अशोक का धर्म क्या था। ठीक, अशोक के धर्म में किसी देवी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए, धर्म में क्या था बच्चों? ना तो किसी देवी देवता की पूजा करनी थी, ना कोई कर्म कांड, मतलब ना कोई हवन पूजन करवाना था। उन्हें लगता है कि जिसे पिता अपने बच्चों को अच्छा व्यवहार की शिक्षा देता है, जैसे क्या करता है कि पिता क्या करता है, अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए और कह रहे हैं वैसे मेरे को क्या करना चाहिए, लोगों को तक ऐसे संदेश पहुंचाने चाहिए ताकि वो प्रेरित हों अपने कर्तव्य के लिए। और ये सब आपके जो चीजें हैं, ये बुद्ध के जो उपदेश दिए थे, उन बुद्ध के उपदेश से ही प्रेरित थे। कौन? अशोक। अब समझिए इसमें थोड़ा सा और। ऐसी कई समस्या थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके समाज में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार आपके टकराव भी पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच में झगड़े होते रहते थे। कह रहे कि बहुत सारी आपकी समस्याएं थी। धर्मों को जो आपके मानने वाले लोग थे उनमें अपनी ग्रुप को लेकर कई बहुत सारी चीजों को लेकर आपस में टकराव भी हुआ करता था। बहुत सारी चीजें आपके जो भी हिंसक रूप में हो जाया करती थी। और कह रहे हैं कि जो व्यवहार था वो व्यवहार भी अलग था। ठीक, अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान कर्तव्य है। क्या है बच्चों?
कि इन सब चीजों को अगर आप चाहते हैं कि फ्री हो जाएं, तो जो हमारे कर्तव्य, जो हमारे ड्यूटीज हैं, उन पर हमें वर्क करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने धम्म महान मातत के अधिकारों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। अब देखिए, उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हम धम्म की शिक्षा देंगे तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी दूर हो जाएंगी। इसीलिए उन्होंने एक व्यक्ति की नियुक्ति की, ठीक है, और उस व्यक्ति की नियुक्ति जो धर्म की शिक्षा देता था, ताकि लोगों में जो आपका कर्तव्य है उसके प्रति भावना आए और लोग इन सब चीजों को परे भूलकर अपने धर्म के बारे में सोचें। अब देखिए, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर आपके खुदवाए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़ाकर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते। और जितने भी अधिकारी थे उनको सीधे सीधे आपके निर्देश दिए गए थे कि जो लोग आपके पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग क्या करें, आप उन्हें राजा का संदेश स्वयं पढ़कर सुनाए। ठीक, आप देखिए, उसमें बात कर रहा है कि अशोक ने धम्म के विचारों से आपको प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। कहाँ भेजे? आपके चाहे सीरिया हो, मिस्र हो, ग्रीस हो, इन सब जगह क्या करा उसने, अपने दूतों को वहां भेजा। क्यों भेजा? ताकि वो लोग समझ सकें कि किस प्रकार धम्म है, धम्म की शिक्षाएं क्या है और धम्म की शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ, इनके समझाने के लिए उसने ऐसा किया, ठीक है, ताकि लोग सब कुछ अच्छे से आपका समझ सके। क्लियर है बच्चों? ध्यान रहेगा इतना सभी को कि क्या थी आपकी बौद्ध की शिक्षाएं, ताकि आप उनको सब शिक्षाओं को देख सकें, आप उनको फॉलो कर सकें। समझिए, उन्होंने सड़क बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। क्या काम करा उसने बच्चों? देखिए, सड़क भी बनवाई है, आपका कुएं भी खुदवाए हैं, और जो आपका विश्राम गृह है, विश्राम आने के जहां पर लोग आराम करते हैं, वो भी बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी करवाई, यानी कि जानवरों के जो हॉस्पिटल होते हैं वो भी उन्होंने आपका बनवाए। विश्राम गृह, सड़क निर्माण को, यानी कि लोगों को कुल मिलाकर सुविधा के लिए उन्होंने हर संभव आपका प्रयास किया। किसने? अशोक ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर जो अशोक ये अपनी शिक्षा दे रहे थे, ये क्या था? मेनली ये आचरण ही तो था। क्या था बच्चों? मेनली आचरण ही तो था। अब देखिए क्या था आचरण? अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश, कि अशोक कैसे अपनी प्रजा को संदेश देते हैं उसके विषय। देखिए, लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। क्या करते हैं? अनुष्ठान, यानी कि आपकी पूजा पाठ होती है, जो आपकी पद्धति है, जो आपके कर्म कांड है, ये करते हैं। उदाहरण के लिए ये कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब वे बीमार होते हैं, तो जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू होकर करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। सही बात है कि पहले तो जब कोई आपका व्यक्ति बीमार होता था तो उसके लिए आप यह करते थे, बच्चे का विवाह हो रहा है, बच्चे का जन्म हो रहा है, और तरह तरह की चीजों में। ठीक, ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। उन्होंने कहा ये जो आप ये कर्म कांड कर रहे हैं, इन कर्म कांडों का कोई महत्व नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायक होंगी। कह रहे कि ये रीति रिवाज ना मानकर अगर आप दूसरे प्रकार के रीति रिवाज मानते हैं तो वो ज्यादा फलदायक होंगी। ये अन्य प्रकार की रीति क्या है? अब जो अशोक कह रहे हैं कि ये रीति छोड़ दीजिए, आपको अन्य प्रकार की रीति माननी चाहिए। आप प्रश्न है, ये अन्य प्रकार की रीति है क्या? उन रीतियों की हम लोग आपका बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी रीति है, तो समझिए ये रीति कौन सी है। ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्या करें? जो अपने नौकर हैं, उनके दास है, उनके साथ क्या करें? अच्छा व्यवहार। बड़ों का आदर करना है, सभी जीवों पर दया करना है, ब्राह्मणों और सबड़ों को दान देना है। क्लियर है? ये देखिए, तो टोटल क्या बात हो रही है? अपने कर्तव्य और आचरण की ही बात कर रही है।
देखिए, वो कह रहे हैं कि हमको अपने कर्म कांडों से बचना चाहिए। ये कोई किसी संत महात्मा का कोई आपका उपदेश नहीं है बच्चों। ये जो बौद्ध की शिक्षा है, जिनको अशोक ने एक्सेप्ट किया है, आपका स्वीकार किया, उनको फॉलो किया है, वही चीज अपनी जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं अशोक कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सारी चीजें होंगी, आप ऐसे करिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म कह रहे हैं कि अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। कह रहे ये कि आप ऐसा ना करें कि आप अपने धर्म की ही आप क्या कर रहे हैं, आप प्रशंसा कर रहे हैं कि मेरा धर्म बहुत अच्छा है, ये है वो है, और दूसरे को आप क्या दिखा रहे हैं, नीचा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये दोनों बातें कैसी हैं, आपकी गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। क्या कर रहा है वो? अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। समझिए कैसे कह रहे हैं बौद्ध कि बौद्ध की शिक्षाओं में अशोक ने जो आपको फॉलो किया है कि हमको किसी धर्म की बुराई नहीं करनी और अपने धर्म की अच्छाई नहीं बतानी, हमको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसके जो विचार हैं, जो उसके धर्म की चीजें हैं, उनका हम लोगों को आदर करना चाहिए। ठीक है, कि ध्यान रखें। अब समझिए थोड़ा सा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्म उपदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिन्हें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए, ये बता रहे हैं अशोक के विषय में कि उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है, धर्म उपदेश दिया है जिन्होंने, जिनसे हम कुछ ऐसी भाषा में है जिनको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और उनको हम बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। करे कौन सा हिस्सा ऐसा है जो अशोक ने अपने विचार जो फैलाए हैं, जो विचार फैलाए हैं, वो कौन सा प्रासंगिक है? तो बच्चों, सारे प्रासंगिक है कि हमें दूसरे धर्म की जो है नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, सर्वसम्मति होनी चाहिए, दूसरे के धर्म की भावनाओं का हम लोगों को आपा कदर करनी चाहिए। और साथ ही में बच्चों, हमको ये भी देखना है कि हमको लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जानवर हो, कोई आपका पशु पक्षी हो, दास हो, नौकर हो, हमें उनके साथ एक मानवता वाला व्यवहार और बहुत अच्छे से आदर करना चाहिए। आपका यही तो सिखाते हैं। अब देखिए, आज कुछ चीज हम लोग आपकी नई देखते हैं बच्चों, और इसको सीखने की आपका कोशिश करते हैं, बड़ा ही आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए, आरंभिक ब्राह्मी, देवनागरी, हिंदी, बंगला, मलयालम और तमिल, ये भाषा के साइन है, चिन्ह है। सबसे पहले उनको देखिए, आ लिखा हुआ है। ठीक, आप समझिए कि कैसे बेसिक अंतर है इन आपकी भाषाओं में। आप कैसे पढ़ पाएंगे? जिन भाषा को आपने पढ़ा होता है आप उनको जानते हैं। ये प्रारंभिक की भाषा है। देखिए, इस तरह ही लिखा है। कुछ जो आप देख रहे हैं आरंभिक जो ब्राह्मी है, इस तरह से ही लिखा गया हमारे अशोक के अभिलेख। ठीक है, आपको इन सब चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए बच्चों, और इनको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। ठीक है, चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया है, ऑलमोस्ट समाप्ति हो गया है। एक थोड़ी सी जानकारी है जिसको हम लोग आपका देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, यानी कि जब आपका मौर्य साम्राज्य भारत में उभरा, उससे थोड़ा सा पहले क्या था आप देखिएगा। उससे पहले
चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू कर दिया, यानी कि चाइना के जो सम्राट थे उन्होंने चाइना का जो निर्माण है दीवार वो शुरू कर दिया। देखिए मैं आपको बता दूं, जो कनिष्क शासक हुए थे, कनिष्क, तो कनिष्क के जो राजवंश था उस राजवंश के लोगों से आपका डर कर चाइना के सम्राटों ने दीवार बनवाई थी चाइना की, जो आपको दिखाई दे रही है ये चाइना की दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से इसको जाना जाता है। अगर आप इसको देखेंगे, आप इसकी आप यूट्यूब में आप डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं इसकी, और कभी मौका मिले देखने का साक्षात तो आप और भी देखिएगा, आपको पढ़कर बड़ा अच्छा लगेगा जानकर इनके विषय में, क्योंकि अगर आप नई नई चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी रखते हैं तो यह आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। ठीक, आपको पता चलेगा। अब देखिए, इससे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा में पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अभी क्या बता रहे हैं कि पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमा बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। बच्चों कितनी है? 6400 किलोमीटर लंबी, यानी कि अनएक्सपेक्टेड लंबी है। आप सोचिए, इतनी लंबी दीवार देखी कहीं आपने? लेकिन चाइना की है। तथा पत्थर और किससे बनी है? ईंट से बनी है। इसके ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर पर इसकी निगरानी के लिए एक बुजुर्ग बने हुए हैं। ठीक है, पड़ोसी देश के प्रति अशोक का रवैया चीन सम्राट के रवैयों से कैसे भिन्न था, ये हमको देखना है। अब देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले देखिएगा, आपके सामने आ गई है, क्योंकि हमको नई चीज मिली है, नई जानकारी मिली है, तो हमको उसको पूरा समझना चाहिए। समझिए, ये रही आपकी चाइना की दीवार। ठीक, ये देखिए, ये हर 100-200 आपके मीटर पर ये आपका बुजुर्गों को इसलिए बनाया जाता था ताकि हम लोग क्या कर सकें, यहाँ अगर मान ले कोई हमारी चीन पर अटैक करने आ रहा है, वहाँ की थ्योरी थी वहाँ के सम्राटों की, तो यहाँ हम अपनी सेना के कुछ लोगों को आपका खड़ा कर हम लोग अटैक करवा सके उन पर, इस तरह से। यानी कि चौकी सी बनी थी, चेक पॉइंट होते हैं ना बच्चों, चौकियां, ये आपका इस प्रकार से बनाई गई थी। और ध्यान रखना बच्चों, आपको इतना आपका किलोमीटर लंबी है ये दीवार, 6400 किलोमीटर। तो बच्चों, आज के लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने अशोक क्यों था अनोखा सम्राट, हमने उसके विषय में पढ़ा कि उसने युद्ध को त्याग किया और अपना जीवन शेष लोग जनहित आपके कल्याण के लिए आपका लगा दिया। लोगों में धर्म के आचरण को, उसके शिक्षा को आपको फैलाया, यही संदेश दिए, और चाहता था कि इनके कारण ही जितनी सारी समस्याएं हैं हम उनको दूर कर सकें, हम उनको समाप्त कर सकें, और शिलालेख लिखवाए ताकि वो जब आपके जीवित ना रहे तो उसके आने वाले जो वंश के लोग हैं वो उन शिक्षा को फॉलो कर सकें, उनको मान सकें। और उसके लिए उसने इन शिक्षा को भारत के बाहर भी आपका प्रचार और आपका प्रसार कराया, ताकि धर्म का जो आपकी शिक्षाएं हैं, जो बौद्ध की शिक्षाएं हैं, वो बाहर जाएं और सारे कर्म कांडों को छोड़कर व्यवहारता, मानवता पर, आचरण पर बात करें। क्लियर है बच्चों? हमने इसको देखा, और अंतिम में हम लोगों ने चाइना के विषय में जो आपकी ग्रेट ऑफ वॉल चाइना है, हमने उसको देखा और छोटा सा हमने उसका संक्षिप्त में विवरण किया। फिलहाल मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। क्लियर है? आप इसको रिवीजन करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।